अच्छा जी, तो हम यहाँ पर मोहम्मद सुबहान जो हमारे भाई हैं, सैयद सुबहान, उनको मैं समझा रहा था कि आपने क्या करना है जी। अब चला, आपको मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? काइंडली मुझे एक बार कंफर्म कर दें चैट पे। तो सुभान, आपको अभी जो मैंने एजुकेशन वाली एग्जाम्पल दी वो समझ आई आपको बात? क्या अब मेरे बच्चों का कोई ऐसा डाउट है जो अभी रहता हो? क्या हम आगे बढ़ जाएं मेरे बच्चों? चले भाई, हम अब आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर, ठीक है। अब मेरे जिगर के टुकड़ों, अब हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो आगे चीजों को पढ़ना है। आज की क्लास का तवज्जो लेवल कल की क्लास के तवज्जो लेवल से बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखें, आज आपके पास मैं रीडिंग असाइनमेंट भी दूंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्लास का पार्ट बन रहे हैं और बन चुके हैं। अब आपने एडमिशन लिया है या लेने का सोच रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। आप अगर अभी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तब भी आप इस क्लास में दिए गए असाइनमेंट को दिल से पूरा करें। उससे एक फायदा होगा कि आप अगर किसी और जगह पे एडमिशन भी लेते हैं तो एटलीस्ट आप वहां पर कॉन्फिडेंटली बातों को समझ रहे होंगे। सही है मेरे बच्चों? लेकिन चीजों को हम जल्दी से फाइनलाइज कर रहे हैं ताकि आपके पास सारी चीजें अब अच्छे तरीके से आना शुरू हो। हम अब अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जो एरिया है जिसमें हम बात करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव डेटा से रिलेट, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा में हम हमेशा बात करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। ओहो, जैसे क्वालिटेटिव में हम नंबर्स की बात नहीं करते थे, यहां हम क्या करेंगे? नंबर्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल डेटा। वहां पर हम क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते थे। हम यह बात करेंगे, हम यहां बात करेंगे मैथमेटिकल और कंपैरिजन, ठीक है। मैथमेटिकल और कंपैरिजन, मिसाल के तौर पे हमारे ही क्लास के ऑनलाइन स्टूडेंट की क्वांटिटी है 7। मैंने नंबर्स की बात कही। अब मैं ये कहूं कि आज की क्लास में सबसे ज्यादा जवाब देने वालों में से जो बच्चे थे वो मिस्टर ए या मिस्टर बी थे। तो अब मैंने उनको हाईलाइट तो किया। यहां पर मैंने क्वालिटेटिव डेटा के बारे में बात की या क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में बात की? समझाएं, मुझे बताएं जल्दी। रिपीट कर रहा हूं अपना सवाल। मैंने कहा मेरे बच्चों कि मेरी क्लास में 7 स्टूडेंट हैं, ये मैंने एग्जाम्पल दी क्वांटिटेटिव डेटा की। लेकिन अगर मैं बात कहता हूं कि यार आज की क्लास में जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड दिया वो फला बच्चे ने दिया, अब यहां पर जो मैंने ये कहा कि रिस्पॉन्स देने वाला फला बच्चा है, तो मैंने
क्वालिटेटिव डेटा की बात की या क्वांटिटेटिव डेटा की बात की? शाबाश शाबाश, जबरदस्त, जबरदस्त मेरे बच्चों। सोबान और आमिर, जबरदस्त। क्वालिटेटिव की बात की, और क्वालिटेटिव में भी किसकी बात की? नॉमिनल की या ऑर्डिनल की? ऑर्डिनल की। नॉमिनल में तो रैंकिंग करते ही नहीं है ना। हमने कहा फला बच्चे ने सबसे पहले क्या किया, हमने रैंकिंग दे दी ना। जबरदस्त आमिर, जबरदस्त मरियम मेरा बच्चा। तो हमने क्वालिटेटिव भी दी, और साथ में जब रैंक दिया, अब जैसे आपने कभी अपना रिपोर्ट कार्ड देखा होगा, स्कूल में जब रिपोर्ट कार्ड आता था तो एक कॉलम में आपके मार्क्स होते थे, मार्क्स ऑब्टेन, और एक में होते थे ग्रेड। तो जिस कॉलम में मार्क्स ऑब्टेन होते थे वो कॉलम है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? जल्दी बताओ। क्वांटिटेटिव, जबरदस्त मरियम। और जिस कॉलम में ग्रेड लिखे होते थे वो क्या थे, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव में ये कॉलम जो जहां ग्रेड लिखे हैं वो कौन सा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है क्वालिटेटिव की कैटेगरी को, नॉमिनल या ऑर्डिनल? जबरदस्त, जबरदस्त। फिर आपके पास एक रैंक होता था, फर्स्ट आया है, A+ लिया है, वो रैंक क्या डिफाइन करता था, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? मैंने कहा कि जो रैंक मिलता था बच्चे को, याद होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, वो क्या थे, क्वालिटेटिव थे या क्वांटिटेटिव थे? जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। मैंने जब रैंकिंग की है, रैंकिंग, तो मैंने नंबर्स पे की है या मैंने ग्रेड्स पे की है? नंबर्स पे की है। तो नंबर्स की रैंकिंग हमेशा होती है क्वांटिटेटिव, और जो ग्रेड्स पे की है वो हमेशा होती है क्वालिटेटिव में ऑर्डिनल। समझ आ रही है बात मेरे बच्चों? इसका मतलब अगर ये बात आपको समझ आ गई ना, तो आप देखो, मैं आपको आपका आज एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्ट करने की एक बात कहता हूं, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैं आगे पीछे नहीं होऊंगा। तमाम बच्चे जब कोई भी पहली दफा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट हमारी पर्सनल एकेडमिक लाइफ से रिलेट नहीं करता, तो बात को समझने में मुश्किल होती है। लेकिन आज आपने अभी इसी वक्त क्या किया, रिलेट जब हमने किया तो आप फौरन से बात समझ गए। जब आप फौरन से बात समझ जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, ये हमें इसलिए मुश्किल लगता है कि हमने इस टॉपिक को अभी तक अपनी पर्सनल और एकेडमिक लाइफ से रिलेट नहीं किया। जब हम रिलेट करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब यहां पर हम बात करते हैं, अब हम यहां पर मेरी बात का जवाब, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल देता हूं। numbers of student in class, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ये आप सबको पता है क्वांटिटेटिव है, लेकिन क्या ये मैथमेटिकल में फॉल करेगा या कंपैरिजन में फॉल करेगा?
मैथमेटिकल में फॉल करेगा। क्या बात है। अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, ये किस में फॉल करेगा? मैथमेटिकल या कंपैरिजन? मैथमेटिकल। क्या बात है मेरे बच्चों। आमिर बेटा कैसे कंपैरिजन में करेगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। सारे बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, विच इज अ वेरी गुड बैड साइन। आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट। जितना पार्टिसिपेशन अच्छी होगी क्लास अच्छी चलेगी। देखो मैंने अभी क्या, देखो आपने खुद से, आमिर बेटा आपने अभी क्या मिस्टेक की। आपकी मिस्टेक मैं बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। इसमें आपको समझाने का मकसद है, डीमोटिवेट करने। आपने खुद से अज्यूम कर लिया। मेरा सवाल क्या था? नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। आपने अज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बोला है तो भाई ये कंपैरिजन इसलिए होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट जो अभी तक सोल्ड नहीं हुई उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं कंपैरिजन कह देता हूं। यही था जहन में। ये खुद से नहीं अज्यूम करना, क्योंकि जब हम खुद से अज्यूम करते हैं तो हम वो बात लिख लेते हैं जो बात नहीं लिखनी होती है। और होता पता है क्या है? सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, हम सवाल को अपनी अंदाज में अज्यूम कर लेते हैं और फिर गलती कर जाते हैं ड्राफ्टिंग में। समझ आ रही है बात मेरे बच्चे? हाँ, अगर मेरा जुमला ये होता, आमिर मेरे जुमले पे गौर करना। अगर मैं ये कहता प्रोडक्ट ए 100 बिकी और प्रोडक्ट बी 150 बिकी, अब मुझे बता मेरी जान, ये मैथमेटिकल में है या कंपैरिजन में है? शाबाश मरियम शाबाश। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास, मैंने जो सवाल पूछा है ना उसमें दो प्रोडक्ट को सामने रखा है और दोनों प्रोडक्ट की मैंने क्वांटिटी डिफाइन कर दी है। तो इसका मतलब यही है ना कि मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई दोनों में से बेटर कौन सी प्रोडक्ट है। अब समझ आ गया मेरे भाई? अब एक और सवाल, एक और सवाल मेरे बच्चे जवाब देंगे। एक मिस्टर ए हैं, वो कहते हैं कि मुझे कैफ 3 के फर्स्ट टेस्ट में 20 मार्क्स आउट ऑफ 30 मिले। ये मैथमेटिकल है या कंपैरिजन है? ये मैथमेटिकल है मेरी जान मेरे भाई। अब मैं इसी सवाल को चेंज करता हूं। मिस्टर ए के कैफ 3 के फर्स्ट टेस्ट में 20 आए आउट ऑफ, आउट ऑफ 30, और सेकंड टेस्ट में आए 25 आउट ऑफ 30। अब क्या है? जी, जी मेरे भाई, दो अलग अलग टेस्ट का, दो सिचुएशन। जबरदस्त मरियम मेरा बच्चा। दो सिचुएशन अगर आपको गिवन हो तभी तो कंपैरिजन होगा। एक ही सिचुएशन में क्या कंपैरिजन करोगे?
समझ आ रही है बात? अब मैं इसी बात को एक और अंदाज में लिखूंगा। मैं लिख रहा हूं क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा दो हिस्सों में किया जाता है। एक कहलाता है डिस्क्रीट, एक कहलाता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट कहते हैं होल नंबर को, होल नंबर को, और कंटिन्यूअस कहते हैं फ्रैक्शन या डेसिमल में आने वाले नंबर्स को। जैसे मिसाल के तौर पे क्लास में 25 स्टूडेंट है, डिस्क्रीट हो गया। मेरी 100 प्रोडक्ट बिकी, डिस्क्रीट हो गया। आज मुझे आज मैंने अपना वेट चेक किया तो मेरा वेट निकला 120.5। आज का दर्जा हरारत है 32.23। आज मैंने अपनी हाइट चेक की तो पता चला कि वो क्या है, 6.0। ऐसा ही है ना? आज मैं किस टाइम पे क्लास चेक स्टार्ट की? 11 बजे। आज मैंने किस टाइम क्लास स्टार्ट की? 10:30 बजे। यानी कंटिन्यूटी में चल रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस डेटा। और जो होल नंबर पे चल रहा हो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। अब ये जो मैंने बात समझाई, इसको अब हम लिखते हैं अंग्रेजी में। जी जी, ये डिस्क्रीट की एग्जांपल दी है। नहीं नहीं, ये डिस्क्रीट नहीं, ये कंटिन्यूटी है ना बेटा। 11 के बाद 11 1, 11 2, 11 3, 11 5, 11 6, 11 7 आता है ना। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं? अब हम यहां पर वो क्या कहते हैं, थोड़ा शशके वाली, साइलेंसर वाली एग्जांपल लिखेंगे। ये जो हमने बात की, ये रणछोड़ दास वाली बात की, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये जो दो बातें की, ये रणछोड़ दास स्टाइल है। अब ये जो है, ये साइलेंसर वाला स्टाइल है। डिस्क्रीट डेटा। अब हमने जो बात कही उसके लिए क्या है, तवज्जो। दिस डेटा, दिस डेटा इज काउंटेबल, दिस डेटा इज काउंटेबल, often represent, often represent whole number, often represent whole number। अब आगे इसी होल नंबर को डिफाइन क्या किया हुआ है? कैसे डिफाइन किया हुआ है? कहा गया है दीज वैल्यू कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। इसका क्या, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड इन अ मंथ। समझ आया मेरे बच्चों को? सारे बच्चे जवाब नहीं दे रहे यार, नाराज हैं क्या? अब हम बात करेंगे। अतीक कह रहा है जी सर। जी सर मतलब नाराज है? अब कंटिन्यूअस डेटा से रिलेट हम क्या करेंगे? कंटिन्यूअस डेटा से हमारे यहां पर लिखना है दिस डेटा इज मेजरेबल। क्या करते हैं हम इसको मेजर करते हैं। और हम इसके लिए करते हैं, इसके इसको एक और अंदाज में हम कहते हैं एनी वैल्यू, एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, विद इन अ रेंज। क्या मतलब है विद इन अ रेंज का? एक रोल नंबर वन से लेकर, जैसे आपने देखा होगा ना, क्लास में जब पेपर होता है तो स्कूल में जब एग्जाम होता था तो बच्चों को शफल किया जाता था दूसरी क्लास में, तो क्लास के ऊपर एक पर्चा लगा होता था कि इस क्लास में रोल नंबर वन से लेकर 15 तक बैठेंगे, इस क्लास में रोल नंबर 15 से लेकर 30 तक बैठेंगे। होती थी ना रोल नंबर लिस्ट, देखी है ना कैसे होती थी एग्जाम में अपने? अच्छा, इसके आगे हमें बताया जा रहा है कि इसमें इसमें रेंज के साथ, यानी कि आपको क्या बोला, कंटिन्यूअस डेटा क्या है, दिस डेटा इज मेजरेबल, और फिर क्या कहा, एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, और साथ में कहा इट ऑल्सो इंक्लूड डेसिमल एंड एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इट कैन बी सब डिवाइडेड। जैसे होल नंबर सब डिवाइड नहीं हो सकते, फ्रैक्शन तो हो सकते हैं ना, तभी तो डेसिमल नंबर निकलता है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या शामिल है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें हमारे पास एग्जाम्पल शामिल है हाइट, वेट, और क्या हो सकता है, टेम्परेचर, और क्या हो सकता है, टाइम। 11 बजे, अभी मेरे एक बच्चे ने पूछा, मरियम बच्चे ने पूछा सर 11 तो डिस्क्रीट में है। देखो 11 आर जो है वो एक रेंज है, 11 से लेकर 12 बजे तक, ये रेंज में, टाइमिंग हमेशा रेंज में होती है और कंटिन्यूअस है। समझ आ रही है बात?
ये आपको साइलेंसर वाली जबान समझ आ गई? अच्छा जी, अब हम एक काम करेंगे मेरे बच्चों। जो पढ़ा इस पैराग्राफ में पढ़ के रीडिंग कर लो जल्दी से। और बताओ, जो बताया वही लिखा है? हाँ जी। अभी तक सिर्फ एक अतीक ने पढ़ा है। आमिर ने भी पढ़ लिया, क्या बात है आमिर। मरियम ने भी पढ़ लिया। सुभान ने भी पढ़ लिया। समझ आया मेरे बच्चे? सुभान, अपन क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट पढ़ के फौरन बुक पढ़ रहे हैं ताकि सेकंड हो जाए बात। आगे बढ़ जाए अब हम। चलो, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यार अभी तक हुजैफा आपने जवाब नहीं दिया। जैनब मेरा बच्चा आपने जवाब नहीं दिया। गुफरान आप जवाब नहीं दे रहे। ऐसा नहीं करें।
अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कैटेगराइज ऑफ डेटा। हमने क्या बात कही थी? हाँ तो मेरा बच्चा जवाब दो ना, उंगलियां फारिग नहीं है क्या? हम यहां पर अब बात करने वाले हैं कैटेगराइज ऑफ डेटा, जिसको हम बाज बच्चे कहते हैं कैटेगरी ऑफ डेटा। अब यहां पर हमने आसान अल्फाज में जिसको हम कह रहे हैं ना कैटेगराइज या कैटेगरी ऑफ डेटा, इसमें शामिल है तीन चीजें: स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब क्या है? ऐसा, सॉरी, ऐसा डेटा जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। सही है सर। वेल ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? वेल ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जब मैं बात करता हूं तो हम यह कहते हैं टेबल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। क्या मतलब है सर? आओ जरा दिखाऊं मैं तुम्हें। ये मेरे पास एक लिस्ट है, और इस, ये क्या है? ये मैंने प्यारे बच्चों बनाई टेबल। टेबल में क्या है? ये चीज रो है और ये चीज क्या है? कॉलम। अब यहां पर मैं हर कॉलम का क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? जल्दी बताओ। हेडर। यहां लिखूंगा सीरियल नंबर। यहां लिखूंगा स्टूडेंट नेम। यहां लिखूंगा क्लास। यहां लिखूंगा स्टेटस। ठीक है, एक, दो, तीन। यहां लिख दिया मैंने मरियम का नाम। यहां लिख दिया मैंने सुभान का नाम। यहां मैंने लिख दिया आमिर का नाम। सही है। जिनका नाम नहीं लिखा नाराज नहीं होना। यहां मैंने लिख दिया कैफ 3। यहां लिख दिया मैंने कैफ 3। यहां लिख दिया मैंने कैफ 3। यहां लिख दिया प्रेजेंट। यहां लिख दिया मैंने प्रेजेंट। यहां लिख दिया मैंने प्रेजेंट। अब मुझे बताओ कि इस तरह का डेटा आपको मिले तो बात समझना आसान है कि मुश्किल? इसका मतलब ये हुआ कि जब मुझे स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, जब मुझे स्ट्रक्चर डेटा मिलता है, तो स्ट्रक्चर डेटा मिलने से दो बेनिफिट होते हैं। पहला, इजी टू अंडरस्टैंड
और एनालाइज करके मैं इंसाइट निकाल सकता हूं। अब एक बच्चा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुभान एक बच्चा है जो मेजॉरिटी क्लास में एब्सेंट हो रहा है, और पहले टेस्ट में अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया। अब मैं सुभान को जब बात समझाऊंगा तो कैसे समझाऊं? बेटा, आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की, जिसकी बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। ऑल दो आपने रिकॉर्डिंग्स देखी थी, लेकिन रिकॉर्डिंग देखते वक्त आप फौरन सवाल नहीं पूछ रहे थे। आपने अपने डाउट्स को अपने जहन में रखा, आपने बात समझी, लेकिन बेस्ड ऑन सेल्फ अज्यूमिंग समझी, जिसकी वजह से वो तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं समझा जिस तरीके से समझने का हक था। तो लिहाजा हमें ये इंसाइट मिली कि बेस्ड ऑन दीज इवेंट्स, बेस्ड ऑन दीज इंसाइट, सुभान इज नॉट डूइंग वेल इन क्लास। ऐसा ही होता है ना, जब आप देख रहे होते हैं, जब रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे आता है, तो टीचर इसी तरह बजाते हैं ना, ये देखें आपका बच्चा, देखें आपका बच्चा, देखें। क्योंकि उनके पास इंसाइट्स होती हैं, और वो ऐसा नहीं कि लफाजी इंसाइट्स हो, वो इंसाइट रिपोर्ट कार्ड की फॉर्म में आपके पेरेंट्स के पास भी होते हैं। तो पेरेंट्स भी कहते हैं हाँ भाई। आपने कभी देखा है कि आपके रिजल्ट में फर्स्ट टर्म, मिड टर्म, बाय मंथली, फर्स्ट बाय मंथली, सबके रिजल्ट इकट्ठे डाल देते हैं, ताकि आपके पेरेंट को क्वांटिटेटिव डेटा की बेस पे कंपैरिजन करना आसान हो जाए कि अच्छा बाय मंथली में इतने हैं, फिर इतने हैं, फिर इतने हैं, फिर इतने हैं। तो उस हिसाब से प्लानिंग होगी, घर पे जूतों से मारना है या मुक्कों से मारना है, किससे मारना है। एक्सेल का डेटा होता ही स्ट्रक्चर्ड है। तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई है। अब हम बात करेंगे इज इट नेसेसरी, नहीं कंपलसरी है भाई, इसी फॉर्म में होना चाहिए। मस्ट भी लगा दो, मस्ट भी। अब हम बात करेंगे, अब मेरे बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर हम कहते हैं दिस डेटा सर वो पाए चार्ट की फॉर्म में भी होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, पाए चार्ट की फॉर्म स्ट्रक्चर में आती है, अनस्ट्रक्चर में आती है, सेमी स्ट्रक्चर में आती है। जरा देख लें, दिस डेटा does not have a fixed format. It can be in the form of images, videos, emails और व्हाट्सएप चैट्स। समझ आ रही है बात? और इस डेटा को एनालाइज करना
डिफिकल्ट होता है। अब आपके पेरेंट्स, अब मिसाल के तौर पे एक बात बात डिस्कस करते हैं। क्रिकेट मैच देखा था इस संडे को, अल्लाह माफ करे, हुआ था? हाइलाइट्स देखी होंगी। इस संडे का मैच जिस मजलूम इंसान ने देखा, उसके साथ मेरा वो है, कंडोलेंस है। अब ऐसा है कि आप जब मैच देखते हैं तो आप मैच देखते वक्त देखते होंगे ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स, कि एक बॉल, ओवर जब खत्म होता है तो बॉल बताते हैं कि ये डॉट बॉल थी, ये विकेट के इस साइड गई, इस बॉल पे छक्का लग सकता था, इस बॉल पे 2 रन लिए जा सकते थे, इस बॉल पे चौका हो सकता था। कभी इस तरह के ग्राफ्स आपने देखे? ये एक तरह की इमेज है। अब इस इमेज को समझ आने वाले शख्स के लिए, अगर मैं किसी के सामने एक पाई चार्ट रख दूं, तो उसे पाई चार्ट देख के समझ नहीं आएगा ये बात क्या हो रही है, जब तक मैं इसके कॉम्प्लीमेंट पे, बैक पे कोई डेटा स्ट्रक्चर्ड मैनर में ना रख दूं। तो कोई पिक्चर देख के बता सकते हो कि ये, या कोई व्हाट्सएप चैट, जैसे मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप चैट में वो जो नहीं, पीके में क्या कहता है कि यहां पर इस गोला में अच्छा के बहुत से मतबल हैं। अच्छा, हमें सिखा रही है? अच्छा अच्छा। अच्छा, ये वो वाला हिसाब है कि मैं यहां पर, क्योंकि ये जो मेरे पास इतने वर्ड अच्छा आ गए ना, अब मैं इन अच्छों में जितने भी अच्छे हैं, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये गुस्से में बोला गया अच्छा है, ये इग्नोर किया हुआ अच्छा है, ये इंटरेस्ट लिया हुआ अच्छा है। अब होता क्या है, क्या हुआ बच्चों, आप लोग समझ नहीं पा रहे क्या मेरी बात? खामोश हो गए? मैं तो आपके रिस्पॉन्स का वेट इसलिए करता हूं ताकि मैं कंटिन्यू बात करूंगा, हो सकता है कि किसी को समझ ना आए, और मैं अपनी बात करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं। यहां तक क्लियर हो? मेरे ख्याल से चैट में मसला आ रहा है। अब हम बात करेंगे सेमाई स्ट्रक्चर की। सेमाई स्ट्रक्चर की। अब आपने करना क्या है, क्योंकि सेमाई स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के बीच में फॉल करता है, तो इस पे एक कहते हैं ना, ग्रे एरिया है, ग्रे एरिया।
देयर इज अ लाइन बिटवीन दीज टू। यहां पर एक बच्चे ने बात को आसान करने के लिए एक बात लिख दी कि रॉ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड, सॉरी सेमी स्ट्रक्चर्ड है, सॉरी अनस्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर। तो उसने बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल सही बात की है। जब हमारे पास रॉ डेटा आता है ना, तो वो होता ही अनस्ट्रक्चर्ड में। अब इसको एक एग्जाम्पल से आसान कर दूं। आपके पास रॉ मटेरियल जो है वो डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड। उस रॉ मटेरियल से हमने जो चेयर बनाई वो है स्ट्रक्चर। और जो रॉ मटेरियल से चेयर बनने का सफर है उसको कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर। जबरदस्त सुभान। वर्क इन प्रोग्रेस को हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर। मैं रिपीट कर देता हूं जैनब मेरा बच्चा। मैंने कहा आपने वुड वुड खरीदी, वो क्या है? रॉ मटेरियल। उसको हम यहां कह देते हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड है। और उस वुड से हमने जो चेयर बनाई वो क्या है? स्ट्रक्चर्ड है। और उस वुड से चेयर बनाने तक का जो सफर है, जर्नी है, उसको हम कह देते हैं सेमी स्ट्रक्चर। अब आवाज क्लियर है मेरा बच्चा? अब अब मैं आपको यहां पर और इस पे बात करता हूं, क्योंकि ये इतनी इतनी ज्यादा जल्दी क्योंकि ये जो बीच, एक होता है अच्छा इंसान, एक होता है बुरा इंसान, एक होता है मुनाफिक। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब मुनाफिक इंसान की अलामत ज्यादा है क्योंकि उसको समझना भी ज्यादा पड़ता है। नहीं नहीं, मुनाफिक बुरा होता है उसके लिए जो अच्छा है, क्योंकि जो बुरा होता है उसके लिए मुनाफिक मुनाफिक होता ही नहीं है। सही है ना? तो अब हम समझते कि माजरत, हमने पढ़ा अच्छा डेटा जो कि स्ट्रक्चर डेटा है, हमने पढ़ा बुरा डेटा जो कि अनस्ट्रक्चर है। अब हम पढ़े मुनाफिक डेटा यानी जो सेमी स्ट्रक्चर्ड है। अल्लाह माफ करे, क्या क्या बोलना पड़ता है। अच्छा मेरे बच्चों, यहां पर लिखा गया है, लिखते हैं हम, दिस डेटा नॉट फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, बट बट आ गया ना? पहले तो कह दिया कि भाई ये टेबल फॉर्मेट में नहीं होता, ये बुरी बात है, क्योंकि अगर डेटा टेबल फॉर्म में नहीं होगा ये बुरी बात है। लेकिन वो बट बीच में जब आया ना, लेकिन, अब यहां मुनाफिकत शुरू। यहां पर कहा बट इट कंटेन टैग्स, लेबल, मार्कर्स that make it easier to understand and compare to fully unstructured data।
अभी भी समझ नहीं आया हुआ, ये साइलेंसर की जबान में हमने लिखा है। अब हम लिखते हैं रेंचो की जबान में। यहां पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट के अंदर आप जब जाते हैं तो आपके पास आता है मेन्यू। कभी मेन्यू देखा है? गरीबों। मेन्यू देखा है? मेन्यू शायद। ओहो, ऐसा लगता है सीए में सारे पैसे चले गए, रेस्टोरेंट नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार सीए कर लेंगे तो जाएंगे। ठीक है। मेन्यू में आप अगर नोट करें तो आपके पास कोई टेबल फॉर्म में डेटा नहीं होता। एक जगह पे लिस्ट लगी हुई होती है खानों की, और एक जगह पे प्राइस लगी होती है, और ऊपर लेबल लगा होता है डिजर्ट, ऊपर लिखा होता है बारबेक्यू आइटम, ऊपर लिखा होता है चाइनीज, ऊपर लिखा होता है फास्ट फूड। यानी वो जो टैग, लेबल, मार्कर, हेडर लगे हुए हैं, और उसके बाद जिस अंदाज में डेटा है, ऑल्दो वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, लेकिन उस हेडर को पढ़ने से मुझे बाकी जो इसके नीचे लिखा हुआ है वो समझ आ जाता है कि क्या लिखा हुआ है। यानी उस हेडर के नीचे अगर किसी ने लिख दिया है चाउमीन फ्राइज, और ऊपर लिखा हुआ है चाइनीज, तो फ्राइज तो स्टार्टर्स में आता है, लेकिन मैं अज्यूम क्या करूंगा, ये कोई चाइनीज का आइटम है। देखा है, अतीक कह रहा है देखा है, उसकी प्राइस देख के कुछ समझ नहीं आता। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसे से खाने गए हो, आपको मुफ्ता खाना ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब आप मुफ्ता खाने जाएंगे तब आपको प्राइस देख के सब कुछ समझ आएगा कि आपने जिसका मुफ्ता खा रहे हो उसको कितना बड़ा दुख देना है। ठीक है। मोहम्मद आमिर ने कहा, इनसाइटफुल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। बेटा माजरत, मजाक कर लूं, ये तो मेरे को भी नहीं समझ आया आपने क्या बोला। सॉरी। यहीं पे हम ये बात को दबा देंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो, आसान कर देते हैं ना। कोई भी ऐसा डेटा, कोई भी ऐसा डेटा, आमिर की बात को मैं समझाता हूं, मजाक कर रहा था आमिर। कोई भी ऐसा डेटा जो रॉ फॉर्म में होता है उससे मैं इनसाइट्स नहीं निकाल सकता। ठीक है। जैसे एक मेन्यू की एग्जांपल देता हूं। अब मेन्यू में कभी आपने इस तरह से मेन्यू देखा है कि जो हाई प्राइस आइटम है उसको पहले रखा? यानी आपने कभी देखा है बड़ी प्राइस से लेकर छोटी प्राइस तक का मेन्यू, कि एक मेन्यू आपके पास है जिसमें 4,000 रुपए की एक डिश से स्टार्ट होते 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 70 रुपए का रायता आ रहा है? कभी ऐसा मेन्यू देखा है कि आपके पास एक चीज चल रही है और उस पर लिखा हुआ है जो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, कंप्लीटली वो? नहीं देखी ना? क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा मकसद डेटा को किसी ऑर्डर में लिखना नहीं होता। वहां पर स्ट्रक्चर डेटा काम ही नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, हम रेस्टोरेंट जाते हैं और मेन्यू ओपन करते हैं। अगर मैं किसी होटल जाऊं और मेन्यू कार्ड ओपन करूं और मेन्यू कार्ड के पहले पेज पे लिखा है 4,000 की डिश, मैं जाता गया जाता गया जाता गया, एंड में लिखा हुआ है, एंड का पेपर में 1,000 रुपए के अंदर वाली आइटम लिखी हुई है। इमेजिन करो, बात समझना मेरी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेन्यू सेमी स्ट्रक्चर में क्यों डिजाइन होता है, ये तो समझो। मेन्यू सेमी स्ट्रक्चर में इसलिए डिजाइन होता है कि मिसाल के तौर पे एक मेन्यू के 4 पेजेस हैं,
और मेन्यू स्टार्ट हो रहा है बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट तक। अब अगर किसी बंदे ने पेज नंबर 3 से ऑर्डर किया, जहां पर आइटम की प्राइसिंग 1200 से लेकर 1000, 1200 से लेकर फॉल कर, यानी 1200 के अंदर अंदर फॉल कर रही है, 1200 के अंदर अंदर फॉल कर रही है, तो मुझे बताओ उससे कस्टमर इंसल्ट नहीं फील करेगा? आमिर कह रहा है नहीं। देखो, मैं ये जो अभी आपको एग्जांपल समझा रहा हूं ना, इससे इसमें थोड़ा मजाक का एलिमेंट है, लेकिन इसको मजाक में समझो नहीं। क्योंकि अगर आप इसको मजाक में, और इसको आप मजाक में लोगे ना, तो आप इस एग्जाम्पल को समझ नहीं पाओगे। आप मजाक करें, अच्छी बात है, क्लास में मजाक होना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल ये मजाक वाली है, लेकिन मजाक में समझनी नहीं है इसको। अब आप जैसे आमिर ने बोला कि हम तो अल्लाह माफ करे, आमिर भाई साहब ने यहाँ बोला कि सर थोड़ा, लेकिन हम नहीं करते, हम लास्ट पेज से ऑर्डर करेंगे। बेटा देखो, गरीब होना अच्छी बात है, लेकिन गरीब शो होना बुरी बात है। बात समझ रहे हो मेरी जान? गरीब हो कोई मसला नहीं है, शो मत कराओ। अब देखो, समझने की बात यह है कि कभी भी कोई मेन्यू, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप कभी किसी आउटलेट में कपड़े खरीदने जाओ, तो वहां पर कपड़े किस तरह से लगे हुए होते हैं? जेंडर बेस, एज बेस, या फिर एक पूरी रॉ बनाई हुई है कि भाई 10,000 के सूट से लेकर 1,000 के सूट तक, किस तरह से लगी हुई होती है वहां पर? वो आउटलेट किस तरह से सेट होता है? जी, जेंडर और एज की बेस पे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपने आउटलेट को यहां स्ट्रक्चर मैनर में लिख कर दिया ना, तो मैं अपने कस्टमर को लूज कर जाऊंगा। यानी मेरा कस्टमर क्या करेगा, वो स्टार्टिंग में ही आएगा, या स्टार्टिंग में मैंने 1,000 रुपए की प्राइस के कपड़े लगाना शुरू किए 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 किए, एंड में 10-15 हजार रुपए की एक जीन्स या शर्ट आ रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब एंड में तो कोई जाएगा नहीं। जब एंड में कोई नहीं जाएगा, कस्टमर गिल्टी फील करेगा, इंसल्ट फील करेगा। इस वजह से, क्योंकि इदारे ने, कंपनी ने, बिजनेस ने, आउटलेट ने उसे इंसल्ट फील कराया, गिल्टी फील कराया, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिया, अब वो बिजनेस उसमें कभी भी नहीं जा सकता। ये जो मॉल बने हैं, ये मॉल में आउटलेट बने हैं ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है। न्यू अराइवल्स को क्यों अलग रखा जाता है? न्यू अराइवल्स को अलग रखने का मतलब यह है कि यहां पर क्या होगा, कि अब स्पेसिफिक एरिया में लोग न्यू अराइवल, देखो न्यू अराइवल को अलग से कोई सजा के नहीं रखते, लेकिन उन्हीं पोर्शन के साथ रख देते हैं, एक कॉलम में ऊपर लगा देते हैं न्यू अराइवल। यानी कि वॉक इन कस्टमर, अगर एक जैसे शर्ट है, आप कभी आउटफिटर्स जाओ, या कभी लिवाइस जाओ, या कभी कोई ब्रांड में जाओ, तो आप देखोगे शर्ट्स लगे हुए हैं और किसी एक जगह रैक पे ऊपर लिखा हुआ है न्यू अराइवल, लेकिन उसको कभी इतना नोट नहीं किया होता, क्योंकि बंदा फॉरेन फॉरेन से गुजर रहा होता है, देखते देखते उसका प्रोडक्ट को देखने में ज्यादा ध्यान होता है, न्यू अराइवल को देखने पे ध्यान नहीं होता। क्योंकि अगर मैंने न्यू अराइवल को कहीं साइड पे अलग से रख दिया, तो माइंड कस्टमर का क्या कहेगा, भाई न्यू अराइवल है, महंगा होगा। अब वो जाएगा नहीं, जाएगा तो खरीदना पड़ जाएगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी इमोशंस है ना। तो हर चीज को स्ट्रक्चर भी नहीं कर सकते, हर चीज को सेमी स्ट्रक्चर भी नहीं कर सकते, हर चीज को अनस्ट्रक्चर भी नहीं कर सकते। तो हर किसी स्ट्रक्चर की अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा की ही इंपॉर्टेंस है, ऐसा है ही नहीं।
क्योंकि अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं होगा तो कैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा बनेगा। अब गोश्त की दुकान पे जाते हो, गोश्त की दुकान पे जाते हो, आपको क्या पूरी गाय सर्व करता है क्या वो, कि लो भाई ये गाय लो, खुद काटो, खुद खा लो, या वो पका हुआ गोश्त देता है? वो गोश्त देता है सेमी स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके बिजनेस की नेचर है सेमी स्ट्रक्चर काम करने की। अब समझे मेरी बात? अब हम काम ये करते हैं, ये वाला पैरा पढ़ लें, इसके बाद वाले पैरा मैं आपको समझाऊंगा। मैंने पहले सबकी डेफिनेशन बताई है, ये वाला पैरा पढ़ लें जल्दी से। एसक्यूएल, एक देखो, अभी मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा कहाँ कहाँ स्टोर होता है, कहाँ कहाँ बनाया जाता है, जिन जगह में बनाया जाता है, उसमें एक, अभी एक बच्चे ने हमें कहा एक्सेल, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं एसक्यूएल। ये डेटाबेस है। हर जगह को, मिसाल के तौर पे, हर डेटा को स्टोर करने की एक अपनी जगह है। रॉ डेटा अपनी जगह पे स्टोर होता है, सेमी स्ट्रक्चर अपनी जगह पे सॉल्व स्टोर होता है, स्ट्रक्चर डेटा अपनी जगह पे स्टोर होता है। तो वो जो जगह है उसमें उसका नाम, इसका नाम मैं बता देता हूँ। वैसे ये मैं पूरा पढ़ाता हूँ, ये कोर्स है। अभी आप लोग आईटी में नहीं हैं, काश आप मेरे आईटी के भी स्टूडेंट होते, क्योंकि मैं ये कोर्सेज पढ़ाता हूँ, खुद पढ़ाता हूँ ये कोर्सेज। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। माजरत, बहुत बहुत माजरत, आपके कोर्स में इस, मैं आप, एसक्यूएल एक पूरा का पूरा चैप्टर है, एक पूरा टॉपिक है, जिसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपके पेपर में है ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं आपको समझा दूंगा ये क्या होता है। बेसिकली बात सारी ये है कि यहां पर अगर मैं सिर्फ एसक्यूएल को बताने लगा मेरे बच्चों, तो हम बात को थोड़ा सा ड्रैग कर जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो, और आप लोग चाहें, और आप लोग एफर्ट करें, तो हम, देखो ये हमारा सुबह का जो टाइम है ना, ये हमारा डेडिकेटेड इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जब तक देख ना लें मजा नहीं आता, तो हम उसके लिए कुछ अलग टाइम निकाल के उस पे बात की जा सकती है। तो ये एक एक दिल से मेरी दुआ होती है कि भाई मैं ये चीज करा करूं, लेकिन अब हर किसी का मिजाज ऐसा है नहीं। लेकिन करा जरूर जा सकता है, अब आपकी जैसे चाहत हो। अच्छा जी, अब हम यहां बात करने वाले हैं
देखो मैं आपको एक बात बताऊं। आईटी ना मेरा पैशन भी है, मेरा ऑक्यूपेशन भी है, और मैं इसका ट्रेनर भी हूं। बात समझ रहे हैं आप? पैशन, मुझे मजा आता है। ऑक्यूपेशन, मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है। और ट्रेनर, मैं इन कोर्सेज को पढ़ाता हूं। तो मैं आपको बहुत सी चीज बता सकता हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, मैं आपको एक वीडियो ग्रुप पे शेयर करूंगा। अगर आप वो देख लो ना और समझ जाओ जो मैं उस वीडियो में कह रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा। बोलो तो मैं अभी भेज सकता हूँ, आपको इजाजत है? मैं आपको, माजरत, बहुत बहुत माजरत, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज भेजता नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ये डर होता है कि यार कहीं आप लोगों के जहन में ये ना आ जाए कि सर टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं। डिमांड तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये नेसेसिटी है। आज के दौर में आईटी का सीखना नेसेसिटी है। जिसने नहीं सीखा, देखें आपके ग्रुप पे एक वो आया है। अभी समझा देता, वॉइस करने की जरूरत ही नहीं है मेरा बच्चा। वॉइस करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। एसक्यूएल, सबसे पहले आप ये समझें कि डेटा को कहीं स्टोर करना होता है। ठीक है? स्टोर करने के लिए हम अभी तक नाम सुनते थे एमएस एक्सेल का। क्योंकि एमएस एक्सेल में वेल मैनर्ड में, वेल मैनर्ड का मतलब टेबल फॉर्मेट में हम डेटा को क्या करते थे? स्टोर करते थे। ऐसा ही है ना मेरा बेटा? लेकिन आज मैं आपको ये हकीकत बताऊं, एक्सेल का काम डेटा को स्टोर करना नहीं होता। एक्सेल का काम डेटा को स्टोर करना नहीं होता। डेटा को वहां ले जाकर उस पे कैलकुलेशन करना और उससे इंसाइट्स निकालने के लिए एमएस एक्सेल इस्तेमाल होता है। क्या ये बात आप समझ आ रही है? अब मेरी बात सुनो। तो सर जब आपने कहा एमएस एक्सेल डेटा को स्टोर करने के काम नहीं आता, तो डेटा स्टोर कहाँ होता है? जिस जगह पे स्टोर होता है उस जगह को कहते हैं डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब स्टोर रूम। डेटाबेस का मतलब स्टोर रूम। इस स्टोर रूम में जिस तरीके से डेटा रखा जाता है, वो तरीकेकार को कहते हैं एसक्यूएल।
ऐसा तरीका जो आपको बताए कि स्ट्रक्चर, यानी और आसान कर देता हूं। सर एमएस सर ऑफिस में तो यही बताया कि एक्सेल है। मैं समझा नहीं अतीक मेरा बेटा, मैं आपकी बात नहीं समझा। एक काम करो, एक काम करो, कुछ नहीं करो, आप गूगल पे लिख दो एमएस एक्सेल इज यूज्ड, कैन बी यूज फॉर डेटा स्टोरिंग। तो आपको पता है जवाब क्या आएगा? यस इट कैन बी, बट नॉट फॉर द लार्ज डेटा, बट नॉट फॉर द परमानेंट सोल्यूशन। समझ आ रही है बात? करके देख लेना, अभी कर लो, जल्दी से आप टाइप कर लो। बहरहाल जैनब मेरा बेटा आपको समझा रहा था, तो डेटाबेस में जब चीजें रखते हो, उस चीजों को रखने के लिए आपको एक एक तरीकेकार होना चाहिए, वो तरीकेकार होता है एसक्यूएल। यहां तक समझना आपका काम है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बता चलूं, अगर एसक्यूएल कैसे दिखता है, क्या होता है, क्यों आता है, अगर इसके जवाब आपको नहीं भी मालूम, उसका इफेक्ट आपको इस पेपर में कभी नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात, कि अगर आपको फिर भी लगता है कि एसक्यूएल क्या होता है, कैसे दिखता है, कहां काम आता है, तो उसकी मिनिमम हाइलाइट मैंने अभी दे दी। और डिटेल हाइलाइट के लिए मैं आपको उससे रिलेट नोट्स और कुछ वीडियो जो मैंने एक्सप्लेनर के तौर पे बनाई है वो आपसे शेयर कर दूंगा। तो आपका दोनों मसला हल हो गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों? जैनब मेरा बेटा क्लियर है अब? अब यहां पर अतीक आपने लिखा जी सर प्राइमरी डेटा बोल रहा, गूगल लार्ज नहीं। अब उससे पूछो प्राइमरी डेटा का क्या मतलब है। जल्दी से पता कर लो अतीक, मैं चाह रहा हूं अभी अभी मसला हल हो जाए आपका। अजान हो रही है, 5 मिनट खामोश रहते हैं।
अच्छा जी, अब यहां तक अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, अब हमारे पास एक हेडिंग है जिसको हम कहते हैं यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब ये है डिटेल, ये 15 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर खत्म नहीं होगी, क्योंकि अगर मैंने इस पे बात की तो मजीद हमें 1 डेढ़ घंटा लगेगा। तो अगर आप कहें तो हम आज की क्लास को यहां पर इख्तिताम करते हैं, और कल की क्लास इंशाल्लाह जब हमारी होगी, क्योंकि कल भी हमारी क्लास है, तो हम कल इसी एरिया से शुरू करेंगे। अतीक कह रहे यू आर राइट सर, सिंपल डेटा का बोल रहा है, लार्ज डेटा का नहीं समझ आएगा, कभी जिंदगी में समझ नहीं आ सकता उसको। आप अगर एक्सेल पे 4,000 क्या 2,000 रो से और 50 कॉलम से ज्यादा का डेटा लिख दो ना, तो एक्सेल को मौत आने लगती है ओपन करने में। समझ आ रही है बात? तो भाइयों, आज हम, मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहाँ पर इख्तिताम रखते हैं। ये क्लास रिकॉर्ड हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। और इंशाल्लाह कल की क्लास में हम यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा और यूजेस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड के हवाले से भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आज का लेक्चर जब अपलोड हो जाए उसे गौर से देख लीजिएगा। देखो मेरे बच्चे, आज है ना, अनफॉर्चुनेटली लाइट और इंटरनेट की खराबी की वजह से ना 10 से हम 11 कर लिया। वैसे मेरा अपना टाइम है 10 से 12। क्या ये टाइम आप लोगों को सही लगता है, या मैं 11 से 1 कर दूं? 10 से 12 बहुत बेस्ट है, इसलिए मैं टाइमिंग को नहीं छेड़ूंगा, 10 से 12 रखूंगा। अभी हमारी हफ्ते में क्लास हो रही है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। इंशाअल्लाह कल की क्लास डेमो आखिरी क्लास होगी। फिर मंडे, कमिंग वीक से जो हमारी क्लास होगी ना, फिर हमारी क्लासेस हो जाएंगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। और अगर दिल किया तो सैटरडे भी लगा दूंगा। 6 डेज अ वीक पढ़ाऊंगा। सही है? तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से एक दिन और ऐड करूंगा, फिर उसके अगले हफ्ते से एक और दिन ऐड करूंगा। 6 डेज अ वीक 10 to 12 हमारी क्लास होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक इजाजत दें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सर, जनवरी के फर्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी है कोर्स खत्म हो जाएगा। क्यों, फैब में पेपर है क्या आपके? मेरा बेटा, मार्च में पेपर है, तो फैब का महीना पूरा अगर मिलेगा तो 28 दिन प्रैक्टिस के मिलेंगे। मैं जनवरी के फर्स्ट वीक में कोर्स खत्म करवा के, ये जो इतना बड़ा गैप आएगा, वो गैप का कितना नुकसान होगा।
तो कोर्स कब खत्म कराना है? पेपर से 1 महीना पहले होगा। अब वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हो या लास्ट वीक ऑफ जनवरी हो, वो आप मुझ पे छोड़ दें। ड्राफ्टिंग की बात रही, तो जैनब ने जो कल हमें मुझे भेजा था वो मैं ग्रुप पे पहले भेजता हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब भी मुझे ड्राफ्टिंग करके भेजें, ताकि मैं सबके को इम्प्रूव करने वाले पॉइंट्स बता दूं। ठीक है? क्लियर है मेरे बच्चों? इजाजत है? चले जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।